अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फाटा रिफॉर्म्स का मामला मुतनाज़ होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि सियासत को इस्लाहात पर तरजीह दी जा रही है। हुकूमत ने काबीना के इजलास में इस हवाले से फैसला नहीं किया और ना ही बताया कि अब फैसला कब होगा। इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। कश्मीर और फाटा का मवाजना किया गया। कौमी असम्बली के इजलास में फाटा के अरकान मुंह पर काली पट्टियां बांधे नजर आए और उन्होंने वॉकआउट भी किया। इन इस्लाहात के ना होने का जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई को समझा जा रहा है और अब फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए और इस्लाहात के ऐलान के लिए 12 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है। अब फाटा का जो इलाका है ये अफगानिस्तान से मुत्तसिल है, आबादी तकरीबन 48 लाख के लगभग है और बरतानिया ने इन इलाकों में बतौर सुपर पावर अपनी हुक्मरानी कायम रखने के लिए ये एजेंसियां कायम की थी। 1876 में पहली बार फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जिसे एफसीआर कहा जाता है उसे नाफिज किया गया और फिर 1901 में नजर सानी शुदा एफसीआर के जरिए अब वहां पर जो इंतजामी अफसरान थे उनको मजीद इख्तियारात दे दिए गए। क़याम पाकिस्तान के बाद भी इसी निजाम को बरकरार रखा गया। गवर्नर सदर पाकिस्तान का नुमाइंदा करार पाया और फाटा को आइन के आर्टिकल 247 के तहत उसमें लाकर आईने पाकिस्तान के दायरा कार से बाहर कर दिया गया। फिर फाटा सेक्रेटेरिएट भी बना और कुछ साल पहले चंद मखसूस इंतजामी मामलात को वजारत सेफ्रॉन के दायरा कार में शामिल किया गया। अब ये इस्लाहात की ये पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी जो बड़ी कोशिशें हुई हैं उनमें वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने 1976 में फाटा को उस वक्त सूबा सरहद में शामिल करने के लिए कमेटी बनाई थी। फिर 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी फाटा इस्लाहात का जिक्र था। 2013 के इंतखाबी मंशूर अगर हम मुख्तलिफ जमातों को उठा के देखें तो वहां पर जिक्र था और फिर हाल ही दिनों में नेशनल एक्शन प्लान में भी जो है वो फाटा इस्लाहात का जिक्र था। अब जिस कमेटी के इस्लाहात की बात हो रही है ये नवंबर 2015 में बनी थी। मुशीर खारजा सरताज अजीज की सरबराही में इसे कायम किया गया था और इस कमेटी ने बड़ा काम किया था। बाकी तमाम मामलात पर, बाकी इस्लाहात पर तो तकरीबन इत्तफाक है, मगर असल जो मुतनाज़ बात है जिस पर इख्तलाफ है वो फाटा की आईनी हैसियत के हवाले से सवाल है कि क्या फाटा को अलग से सूबा बनना चाहिए या फिर फाटा को जो है खैबर पख्तूनख्वा में जम करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा रेलेवेंट पैनल फाटा से जिनका ताल्लुक है वो लोग मौजूद हैं और उनके सामने हम ये सवाल रखेंगे कि आखिर किया क्या जाना चाहिए। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। जमालुद्दीन साहब JUI फजलुर रहमान से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। फाटा से ही जो है वो MNA है। जीजी जमाल साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, फाटा से ही इनका ताल्लुक है। उनके साथ बुशरा गौहर साहिबा मौजूद है जो कि ANP की रहनुमा है और कैसर जमाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, इनका भी ताल्लुक जो है वो फाटा से है। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा जमालुद्दीन साहब आपसे। जमालुद्दीन साहब, आपकी पार्टी को समझा जा रहा है कि आप जिम्मेदार हैं इन इस्लाहात के ना होने के, क्या वाकई जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान जिम्मेदार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि जिससे खुद काम नहीं होता हो अक्सर वो इस तरह ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि दूसरों को मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमारा कायद मुहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब कबाइल पर सख्त वक्त आ गई, ऑपरेशन हो रही थी, तालिबान हमले कर रहे थे, उसी वक्त हमारा कायद मुहतरम ने कबाइल को बुला करके उनका एक ग्रैंड जरगा बुलाया और वो जरगे को वही हैसियत दी जो किसी और जरगे को वो हैसियत हासिल नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो जरगा तमाम फाटा के गांव का जो उसके कमेटी के मेंबरान थे वो चले गए। तमाम फाटा वालों ने उनको इख्तिमाद दिया। फिर वो पेशावर में बहुत बड़ा जलसा किया। तकरीबन वहाँ के जो हयाताबाद में बड़ा ग्राउंड है वो भर गया था। उसके बाद उन लोगों ने ये फैसला किया कि ये जरगा जो भी फैसला करेगा वो कबाइल का फैसला होगा और ये जरगा कबाइल का नुमाइंदा जरगा होगा। उसके बाद हमारा कायद मुख्तरम ने इस कन्वेंशन सेंटर में वो जरगे को बुलाया। फिर उसी वक़्त के जो हुक्मरान पार्टियाँ थे या हिज़्ब इख्तलाफ वाले थे, बशमुल जरदारी साहब, बशमुल नवाज शरीफ जो अभी साहिब इक़्तिदार है, और सिराजुल हक साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब,
ANP والے جتنے بھی یعنی قائدین ہیں تمام پارٹیوں کی وہ سب موجود تھے اور سب نے اس پہ دستخط بھی کیے ہیں. اچھا وہ ابھی تک موجود بھی ہے اور وہ مانتے بھی ہے کہ یہ جرگہ کے قبائل پر اس میں یہی شک تھی کہ قبائلوں کے مرضی کے خلاف کوئی بھی نظام قائم نہیں کیا جائے گا. تو جب اسی وقت ان تمام نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے دستخط بھی موجود ہیں. ابھی آپ نے خود کیا کہ ابھی اصلاحات لانے میں اختلاف نہیں ہے. ہاں یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ طریقہ کار میں فرق ہے. آپ جہاں تک میں آپ کی بات سمجھاؤں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا موقف ہے اس کو عوامی تائید بھی حاصل ہے اور تمام جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کی تائید بھی حاصل ہے. اچھا اب صرف ایک منٹ اگر مجھے جی جمال صاحب آپ کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا کیسر جمال صاحب سے PTI سے ذرا ان کا موقف لے لوں. آپ لوگ کیسر جمال صاحب بڑے زور و شور سے اس بات کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ KPK میں ضم ہونا چاہیے فاٹا کو, مگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ایک سیاسی حقیقت تو ہے نا فاٹا کی, اب کیا انہیں نظر انداز کر کے فاٹا کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر صاحب بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان, میرے خیال میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے, مگر یہ کہ میرے خیال میں مولانا صاحب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ PTI اگر آپ دیکھیں وہ اس کی حمایت ہے, مسلم لیگ نون اس کی حمایت ہے, آزاد امیدوار جو اس کے وہ اس کے ساتھ میں شیرپاؤ بھی ہے, NP بھی ہے. اگر سارے لوگ یہ کی فیصلے ان کا کہ یہ مرج ہو جائے تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو بھی اکثریت اس کو دیکھنا چاہیے, سارے سیاسی لوگ ہیں اور میرے خیال میں وہ یہ اب فیصلہ کیسے ہونا, کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں کو بھی عوامی حمایت حاصل ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ ضم کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی عوامی حمایت حاصل ہے. تو میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر یہ کیسے پتا چلے کہ کس کے ساتھ عوامی حمایت ہے, کس کے ساتھ عوامی تائید ہے؟ میرے خیال میں آپ کی جو اس بات کا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں, چاہے اگر ہم الیکشن کا ہی دیکھ لیں, چاہے وہ وننگ ہے اور چاہے رنر ہے, مطلب یہ کہ ایک حلقے میں مسلم لیگ کا نون بھی امیدوار تھا, اس کے ساتھ PTI کا بھی تھا, اس کے ساتھ دوسری پارٹیوں کے بھی تھے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ سب پارٹیاں اسی حلقے سے اگر آپ ان کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے, کتنا نمبر ہے ان کا, تو اس حساب سے بھی. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک مولانا صاحب ان کا ہے کہ الگ صوبہ, میرے خیال میں یہ تو رپورٹ میں واضح طور پر کیا گیا, اور اس سے پہلے ہم نے ان کو 3 آپشن دیے تھے, اور کمیٹی نے جو کام کیا انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ الگ صوبے کی کوئی فیزیبلٹی بن جائے. تو اس کے بعد میرے خیال میں الگ صوبے کا اور خیبر پختونخوا سے شامل نہ ہونے کا کوئی اچھا رائٹ. اب میں ذرا اب ایک منٹ دیجیے گا جی جمال صاحب, ایک منٹ. اب یہ کیونکہ میرا خیال ہے جو سوال میں نے ان کے سامنے رکھا کہ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کا موقف ہے اس کو عوامی تائید حاصل ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے موقف کو کیسر جمال صاحب نے کہا کہ ضم کرنے کے موقف کو بھی عوامی تائید حاصل ہے. آپ فاٹا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, جی ہاں, اور کس طرح سے اس بات کا تعین ہو سکتا ہے کہ عوامی تائید کس کے فیصلے کو حاصل ہے؟ کیا ضم کرنا بہتر ہے, کیا جو ہے وہ الگ صوبہ بنا دینا بہتر ہے؟ جی آپ نے یہ بحث جب شروع کی, بالکل میں جب سے یہ بات گرم ہوئی ہے اور اختلافات کی باتیں ہر جگہ ہر فورم پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات ہیں, میں ان کو اختلافات اس طریقے سے نہیں کہوں گا. اچھا, میں سر جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اور جتنے بھی ممبران ہیں فاٹا کے, بلکہ میں کہوں گا جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, جو لڑکے بھی ہیں, نوجوانان جو لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر, ہر شخص, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص فاٹا کی بہتری کے لیے وہ چاہتا ہے, اور ایم یہی ہے. صرف طریقہ کار میں فرق ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. اس میں بنیادی طور پہ یہ جو کمیٹی بنی, میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ بالکل آرام سے ہو جاتا. اس میں غلطی جو ہوئی ہے, بہت بڑی جو غلطی کی ہے, وہ چند
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट फाटा की आईनी हैसियत का तयन क्या होना चाहिए इस हवाले से, और फिर ये जो इल्तवा हुआ है, ये जो मुतनाज़ हो गया मामला, इसका जिम्मेदार कौन है। जी जमाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इससे पहले कि मैं बुशरा गौर साहब की तरफ जाऊं, मगर एक चीज का जवाब मुझे नहीं मिला कि ये कैसे पता चले कि अवामी ताईद किसके फैसले को हासिल है। क्या इसका कोई तरीका निकाला जा सकता है कि क्या इनका ये लोग ठीक कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ और ANP वाले ठीक कह रहे हैं? साहब अपनी जगह पे इस लिहाज से सही कह रहे हैं कि देखें, रेफरेंडम से तो अच्छा आंसर तो हो ही नहीं सकता ना, जो ये डिमांड ये कह रहे हैं, तो वो तो जाहिर बात है उसका मैं कैसे कह सकता हूं कि नहीं रेफरेंडम से अच्छी कोई और चीज हो सकती है। वो PTI वाले या अभी जो कैसर ने कहा, तो कैसर अपनी जगह पे सही कहता है कि भाई हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं एक हल्के का वो रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मैं अपने हल्के की तरफ से कह रहा हूं, तो वो अपनी जगह पे उसमें वजन है। अच्छा। मैं सर ये अर्ज करना चाहता था कि इसमें ये जम होने वाली बात जो है, ये कमेटी ने कहा है कि 6-7 साल बाद होगा। ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। रिसेंटली पता लगा कि नहीं, ये इसको अब 2018 में कर रहे हैं। तो ये अगर 2018 में ये KP में ला रहे हैं, तो ये जो पैकेज का हमारे साथ वादा हुआ है, ये सोशो इकोनॉमिक पैकेज का, ये तो फिर गया, ये तो हवाई हो गया। तो अगर ये हवाई हो गया इस हालत में, जहां मेरा अपना इस वक्त मेरा घर भी नहीं है, मैं बदहाल में हूं, मगर इस हवाले से कोई बड़ी वाज़ेह बात नहीं। अच्छा, अब एक मिनट जरा मुझे बुशरा गौर साहबा, अब देखें इनके दो पॉइंट है। एक तो ये कि हर एजेंसी के हालात एक जैसे नहीं, और तासुर ये जा रहा है, आप लोग बड़ी देर से फाटा के हवाले से आपका मौक़िफ़ है कि इसको खैबर पख्तूनख्वा में जम होना चाहिए। क्या एक ग्रुप की जो राय है या ख्वाहिश उसे कह लें, या जो वो चाहते हैं, जो डिमांड है, उसको बाकी तमाम ग्रुपों या बाकी तमाम पॉपुलेशन पर जो है वो उसको थोपना ठीक होगा? क्या ये सही होगा फैसला? देखें जी, फाटा जो है, और मेरी नज़र में फाटा तो पख्तूनख्वा का हिस्सा है, इंटेग्रल हिस्सा है, हिस्टोरिक हिस्सा है। अंग्रेज़ों ने लकीरें खींची, और अगर आपको याद है जब 1 यूनिट बना तो फाटा पूरे पाकिस्तान में जम हो गया था, ठीक है। उस वक्त कोई रेफरेंडम्स नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए, और ये पूरी तरह जम हो गया। ये भी हमने फैसला करना है कि फाटा में इंसान रहते हैं या सिर्फ उसकी एक ज़मीन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है और वेस्टेड इंटरेस्ट उससे फ़ायदा लेते रहते हैं। अगर इंसान रहते हैं तो आइन का तो फिर बिल्कुल जो आइन में हकूक़ हैं बाकी सिटीजन्स के, तो वो फाटा में भी होने चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती, ये डिलिंग टैक्टिक्स है। आप सारे ये हिस्टोरिक बात भी है। नहीं, देखिए दो बातें हैं। एक तो मुझे रेफरेंडम वाली चीज का जवाब दे दें, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों का मौक़िफ़ ये कि रेफरेंडम को स्किप किया जाए, उस हवाले से जो है वो फैसला किया जाए। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, मेरी बात सुन ले, मैं रेफरेंडम की बजाय पार्टियों की राय और उसको आगे लेकर चलना कैसे बेहतर होगा? जरा सब्र से सुन ले। इस तरह है कि रेफरेंडम इज अ जोक, इट इज़ अ डिलेइंग टैक्टिक, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अब जी जमाल साहब हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग। इसी तरह हमारे ये JUIF के जमालुद्दीन साहब हैं या कैसे जमाल है, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया। अच्छा, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो फाटा के लोग हैं वो पार्लियामेंट में तो बैठते हैं, लेकिन ये अपने लिए लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। पहली दफ़ा इन्होंने एक आईनी बिल डाला, लेकर आए। उस आईनी बिल में बहुत क्लियरली ये बात थी, जो मेजॉरिटी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि इसको जम होना चाहिए। अब अगर हम कमिटी की रिपोर्ट को लें या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने एक बिल भी रखा है, ये पार्लियामेंट ने फैसला करना है। अब इसको पार्लियामेंट में इस बात को आनी चाहिए, वो बिल जो पड़ा है उस पर डिबेट होना चाहिए, इसको और डिले नहीं होना चाहिए। रेफरेंडम जो है, रेफरेंडम की हिस्ट्री पाकिस्तान की बहुत खराब है। आप कह रहे हैं 6 से 7 साल इंतजार नहीं किया जा सकता, जो जम करने वाली बात बिल्कुल नहीं। इस तरह है कि रेफरेंडम की जो हमारी हिस्ट्री है,
آپ مشرف کے دور کی لیں, ضیاء الحق کے دور کی لیں, آپ اس سے پہلے کی لیں, تو آپ کو کلیئرلی پتہ ہے کہ ریفرینڈمز کس طرح استعمال ہوتے ہیں. پھر یہ اگزامپل دیتے ہیں اسکاٹ لینڈ کی, دوسری جگہوں ایسٹ تیمور کی بھی انہوں نے بات کی. اچھا, اب اس ریفرینڈم ہی اگر کرنا ہے, آپ فاٹا کو 70 سال سے آپ نے اس کو ایک کالونی رکھا ہوا ہے, اس کو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے, ان کے لوگ سارے در بدر ہیں, اور اب آپ کہتے ہو کہ نہیں 6-7 سال اور ہم دیکھیں گے اور ان کو اپنا حق پھر دیں گے. یہ غلط بات I ہے. get your point. صرف ایک منٹ دیجیے گا. کیسر جمال صاحب, ریفرینڈم والی جو چیز, وہ میرا خیال ہے جی جی جمال صاحب نے کہا, دیکھیں اگر کیا بہتر نہیں ہوگا کہ فاٹا کے جو عوام ہیں, آپ سب لوگ جمہوری جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, تو جمہوریت میں تو ہونا سر سب سے پہلا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ بھئی عوام سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا ریفرینڈم والا جو معاملہ ہے, آپ اس کو کیوں اپوز کر رہے ہیں, آپ کی وجہ کیا ہے؟ میں اصل میں اظہر صاحب اگر آپ دیکھ لیں, ایک بات تو واضح ہے کہ موجودہ نظام میں سب لوگ تنگ ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں تو آپ اس سے پہلے بھی دیکھ لیں, مالاکنڈ ایجنسی جو پہلے ایجنسی تھی آج وہ صوبائی حکومت کا وہ ایک حصہ بنا ہوا ہے, تو آیا وہ ریفرینڈم سے ہوا ہے؟ اور کیا یہ پورے ملک میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں, یا جو بھی قانون ایکسٹینڈ کیا جاتے ہیں مختلف, تو اس میں کیا عوامی رائے لی جاتی ہے؟ اور جہاں تک ایسٹ تیمور وغیرہ کی بات کی جا رہی, تو وہاں پر تو ایک نیا ملک بن رہا تھا, یہاں پر تو آلریڈی ہم دیکھیں کیا علیحدہ صوبہ بنانے میں, دیکھیں علیحدہ صوبہ بنانے میں فاٹا کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. اپنے سینیٹرز ہوں گے, جو اپنی اسمبلی ہوگی, این ایف سی میں سے بھی حصہ ملے گا, وہ آپشن زیادہ بہتر نہیں ہے فاٹا کے لیے؟ پنجاب بھی پھر 3 کر دے تو ان کے بہت زیادہ سینیٹرز آ جائیں گے. ہاں پھر اس طرح کرنا ہے. اظہر صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں, بیسیکلی اگر آپ اس میں دیکھ لیں, جو ہماری میٹنگ ہوئی, ہم نے پہلے جو کمیٹی بنی تھی اس کو ہم نے 3 آپشن دیے تھے کہ آپ ہم اپنا صوبہ یا کے پی کے کے ساتھ ضم ہونا, اور یا یہ گلگت بلتستان ماڈل. کمیٹی نے جو کام کیا ہوا ہے, اس نے جو فائنڈنگ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ صوبہ ممکن ہی نہیں ہے. ابھی یہ سوال اٹھتا ہے, میرے خیال میں سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اگر یہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ الگ صوبہ, تو میرے خیال میں پھر یہ فاٹا ریفارمز کی جو کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کو یہ چیلنج کرے, یہ ثابت کرے کہ آپ نے اس ریفارم میں جو کہا ہوا ہے کہ الگ صوبہ انفیزیبل نہیں ہے, آپ کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ دکھائے, ہمیں قائل کریں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر اتنے وسائل ہو کہ کل ہمارے بچے جو ہے فیوچر ان کی اچھی ہو. خدا نہ خواستہ کہ ہم ایک ایسا صوبہ بنائیں کہ کل اسکول کے ٹیچر بھی تنخواہوں کے لیے اسٹرائک کرے, کل ہمارے ڈاکٹر بھی اسٹرائک کرے. تو یہ مطلب بہتری سبھی چاہ رہے ہیں, اب یا تو یہ لوگ آپ کو قائل کر لیں یا آپ لوگ انہیں قائل کر لیں. میرا خیال ہے آگے راستہ جمال الدین صاحب یہی ہے. میں اظہر صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اظہر صاحب میں یہ اصل میں میرے خیال میں سب سے جو موجودہ ابھی جو دن چل رہے ہیں, اس میں حکومت کا جو کردار ہے وہ کافی سوالیہ ہے. سب کچھ حکومت سے مراد آپ کی مسلم لیگ نون ہے؟ بالکل میرا مراد نہیں ہے. اگر آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہوا تھا, یہ آپ سب کچھ کر رہے تھے, تو آج تک ان کا کوئی سالڈ اس کا نہیں آ رہا ہے, یا آل پارٹی کانفرنس کی طرف ان کو جانا چاہیے, یا مولانا تو ان کا اپنا اتحاد ہے, اس کو یہ کیوں نہیں منا سکتے؟ ٹھیک ہے, یہ ابھی حکومت کا جو کردار ہے. I get your point. جمال الدین صاحب, کیا آپ لوگ انہیں راضی کر سکتے ہیں اگر آپ علیحدہ صوبے کی بات کرتے ہیں؟ اور دوسرا میرا خیال ہے, اب ایک چیز شاید میرا خیال ہے جمعیت علماء اسلام کو شاید اس چیز کا احساس ہوگا, بات بھی ہوگی, ساری پارٹیاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور جمعیت علماء اسلام اور پی کے میپ تو ان کی اس طرح سے ریپرزنٹیشن ہی, آپ کی تو ہے, نمائندگی ہے, آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے پر. اصل بات یہ ہے کہ بات دلیل سے ہونا چاہیے. اگر ایک ہو کہ اس کی دلیل مضبوط ہو. مولانا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ فاٹا کو کی پی کے میں ضم کیا جائے, نہ علیحدہ صوبہ دیا جائے. کبھی بھی مولانا صاحب نے کہا ہے, اور نہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں. لیکن مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قبائل زخمی ہے, اس کا گھر بھی منہدم ہو چکے ہیں, وہاں رہنے کے لیے ان کو کوئی بھی رہنے کے وہ کوئی بھی چیز ان کو نہیں دیا گیا ہے. بلکہ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا ای ڈی پی رات کو گئے ہیں, صبح سویرے واپس آئے ہیں. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, جو بھی فیصلہ کرنا ہے, فاٹا کو صوبے میں ضم کرنا ہے یا علیحدہ صوبہ دینا ہے یا
FCR में तरमीम करनी है या अलहदा स्टेटस देना है, ये जो भी करना है मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन कबाइल का यह हक बनता है कि उनसे पूछा जाए। देखिए वो जमालुद्दीन साहब यही तो मामला है कि आप फिर इस तरह की बातें करके शायद उस पूरे अमल को रोक रहे हैं, उसको ताखीर का शिकार करें। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर मैं आप दोनों से मेरा सवाल होगा ब्रेक के बाद कि आईनी हैसियत किस तरह से आड़े आएगी IDPs के हवाले से अगर इक़दामात किए जाते हैं। ये थोड़ा जरा हमारे लिए भी शायद समझना जरूरी है। उसकी भी एक जवाब मैं बिल्कुल आते हैं, जरा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट फाटा रिफॉर्म्स जो इस्लाहात हैं वो ताखीर का शिकार, आखिर इल्तवा का जिम्मेदार कौन है और फिर मामला आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इससे पहले कि मैं पैनल पर जाऊं, जनवरी में फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से ही हमने फाटा के स्टूडेंट्स के साथ एक प्रोग्राम किया था पेशावर के निश्तर हॉल से। वहां पर एक तालिब इल्म था सैफुर रहमान, उसने कुछ बातें की थी और उसने हमारी सियासी जमातों और खासतौर पर जो फाटा की सियासी जमातें हैं उनके हवाले से चंद बातें कही थी। मैं चाहता हूं हमारा पैनल भी ये सुने, उसकी बात आप भी सुने और फिर आकर इनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। कोई FCR का कोई डिफिनीशन कर सकता है FCR है क्या चीज़? आज तक हम जब इस दौर में 21वीं सदी में हम कानून की बेग मांगते हैं, हम तालीम की बेग मांगते हैं, हम पानी के साफ पानी के बेग मांगते हैं, ये तो हमारे हुक्मरानी के लिए शर्म की बात है। उन्हें शर्म होनी चाहिए कि इस दौर में भी हम हमारे जब हम ठान से वाना पहुंचते हैं तो हम अपना शनाख्ती कार्ड गले में डालकर एक स्टूडेंट की तरह हम हिला के वहाँ वाना पहुंच जाते हैं। 25 बार हमसे तलाशी ले जाती है। या हमने PTI को वोट दिया है, हमने इधर इमरान खान साहब टांग आए थे वजीरिस्तान जाने के लिए, तो वो तो उसने इलेक्शन के दौरान तो बड़ा धरना दिया था, लेकिन अब तक उन्होंने वजीरिस्तान का नाम नहीं लिया है। ठीक, PML काफ ने तो फाटा को बारूद का ढेर बना दिया है। ये सारे यही लोग हैं जो ये बच्चा कह रहा था, ये लोग हमसे वोट मांगते हैं, फिर वोट लेके जाते हैं, फिर वही इस्लामाबाद और वहाँ की फिजा में ठहरते हैं, वहाँ मौसमी परिंदे बन जाते हैं। ये सैफुर रहमान था जो कि जनूबी वजीरिस्तान का तालिब इल्म था। मैं जी जमाल साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस नौजवान की बात आपने भी सुनी, क्यों हाल है ये फाटा का, क्यों सियासी जमातों ने वहां पर ये हाल कर रखा है? बिल्कुल सर, मैं यही बात कर रहा हूँ। इसने एक और लहजे में कहा डायरेक्ट जो तकालीफ है, मैं यही कह रहा हूँ। क्यों एक इस चीज को सब लोगों ने उठा लिया है कि जम करो जम ना करो, सुबह बनाओ सुबह ना बनाओ, काउंसिल बनाओ काउंसिल ना बनाओ। ओ यार बुरा हाल है फाटा का, उस पे तो बिस्मिल्लाह करो, यही तो ये बच्चा भी कह रहा है। तो सर वो तो काम चलते रहेंगे ना। जो सवाल मेरा था कि वो काम तो होता रहेगा। देखें आप सर मेरी भी बात सुने, आप मेरा सवाल मैं आपसे फिर दोहरा देता हूं। सर ये काम कैसे रुकेंगे अगर इसको जम कर दिया जाए या अगर इसमें आईनी इस्लाहात की जाए? ये फुल स्टॉप कैसे लग जाएगा कि ये काम नहीं होगा? बिकॉज हमारे साथ पैकेज का प्रॉमिस हुआ है, वो पैकेज मुझे फिर या तो KPB बैठकर मुझे प्रोमिसेस दे, मुझे इन्होंने प्रॉमिस दिया है कि भाई वो पैकेज मैं आपको दूंगा जिससे हम मेरी हालत अच्छी हो जाएगी, मुझसे काला ढाका ना बनाए ना। सर ये तो कुछ निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, तो फिर तो आप आईनी हैसियत भी चेंज कर दें और पैकेज भी दे दें सर। और जहां तक FCR का ताल्लुक है, ये तो सब कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस लाओ, तो उसमें किस चीज का इंतजार है? लाए ना FCR में चेंजेस। कुछ कहना चाह रही है जी, वो तो लाए ना। जो हम कह रहे हैं वो ये है कि रिसोर्सेस बिल्कुल पहले से एलोकेट होंगे। रिसोर्सेज NFC अवार्ड में हम कह रहे हैं कि मिनिमम 6% ऑफ द टोटल डिविजिबल पूल फाटा के लिए, क्योंकि फाटा को आपने एट पार भी लाना है। ये तो नहीं है कि सिर्फ जम करना है। दूसरा जो हम कह रहे हैं वो ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करें सेंसस के बाद, क्योंकि सेंसस बहुत ज़रूरी है। फाटा अभी प्रॉपरली काउंटेड भी नहीं है। आप देखें फाटा की पॉपुलेशन जिस तरह अंडर रिपोर्ट होती है। क्या 2018 के इंतखाबात तक इसको मुलतवी नहीं किया जा सकता कि 2018 के इंतखाबात में पता चल जाएगा कि फाटा के अवाम आपके साथ हैं या फाटा के अवाम इनके साथ हैं? ये इस पॉइंट पर इलेक्शन में जाएंगे, इसी पॉइंट पर आप भी इलेक्शन में जाएंगे। क्यों डिले करना चाह रहे हैं? क्यों डिले करना चाह रहे हैं? आप 2018 से पहले होना चाहिए। और
पख्तूनख्वा असेंबली में पूरा हिस्सा होना चाहिए। ये भी हम लोग कह रहे हैं कि आईनी जो पैकेज आता है उसमें पख्तूनख्वा में फाटा के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। अभी भी फाटा के जो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो पख्तूनख्वा से ऑपरेट करते हैं। फाटा सेक्रेटेरिएट पख्तूनख्वा से, तो टेक्निकली वो ऑलरेडी फाटा जो है वो केपीके के साथ जो है वो मुंसलिक है। मैं आप रहमान की सही है। केपीके मत कहें, इसका नाम पख्तूनख्वा है या केपी कह सकते हैं अगर आपको। खैबर पख्तूनख्वा भी आप ये कह रही हैं ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा कहें, लेकिन डोंट कॉल इट केपीके, इट्स रॉन्ग। अच्छा जी, चलें। खैबर पख्तूनख्वा कैसर जमाल साहब, कुछ दरमियानी रास्ता अब इसमें निकल सकता है? जो अब वो देखें, एक तरफ अब वो कहते हैं कि पैकेज को खतरा होगा, जो चीजें आप लोग कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसी बात है कि जो पैकेज है, जो दीगर इस्लाहात हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगी अगर इसकी आईनी हैसियत को अभी जो 2018 से पहले बदलने की कोशिश की गई? इस तरह की असल में मैं पहले भी मैंने यही बात कही कि इस मौके पर हुकूमत का जो किरदार है वो बहुत सवालिया निशान है। जो ये सवालात उठ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत जिसने इतना काम किया हुआ है, तो वो इसी मौके पे सब लोगों के सवालात भी सुन सकते हैं और उसकी हर किसी की तसल्ली भी कर सकते हैं। इस वजह से हमें आजकल ये समझ नहीं आ रहा है कि आया हुकूमत ने एक चीज स्टार्ट कर ली और अभी एंड जब मौका आया हुआ है तो इन्होंने अभी ये कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में चलिए ये बताएं, 2018 तक इस मामले को आगे लेके जा सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये कि इलेक्शन में मेरा ख्याल है, चाहे रेफरेंडम ना सही चले, इलेक्शन में तो पता चल जाएगा कि फाटा के जो अवाम है वो किसके साथ हैं, वो क्या चाहते हैं, किस जमात को वोट देते हैं, वो पता चल जाएगा। असल में मैं एक बात बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हम अभी ना कर पाए, ठीक है, तो ये 2018 में पता नहीं कि कौन हुकूमत होगी, फिर वो इस रिपोर्ट को मानेंगे नहीं मानेंगे, वो फिर अलग से सवालात उठेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल इस सब एक बात पे तो सब मुतफिक है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल में स्टार्ट ले लेनी चाहिए रिफॉर्म्स की, और इसकी जो अमल दरामद है वो चीजें, वो गारंटी है हुकूमत से, तो उन चीजों पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। उनकी जो तफज़ात है, चाहे मौलाना साहब की हो चाहे चकजई साहब की हो, मगर ये कि रिफॉर्म्स को तो स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि इसमें भी कहा भी गया है कि ये तकरीबन 10 साल का प्रोसेस हो, तो 10 साल तो कहीं से तो शुरू होंगे ना, तो वाई नॉट इसको हम एक स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, राइट। जमालुद्दीन साहब, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जजेस साहब ने एक बात बताई कि जो हमारे साथ हुकूमत ने वादा किया है पैकेज के हवाले से, मैं थोड़ा सा वजाहत करूँ कि पिछले बजट के इजलास में हमारे वज़ीर ख़जाना ने फरमाया कि फाटा के लिए हम 100 अरब रुपये दे देते, 100 अरब रुपये दे देते। तो साल गुजरा, मैंने कमेटी में इजलास बुलाई, सेपरान कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, तो इस पैसों के हवाले से पूछा कि वो पैसे हमें मिले या नहीं मिले। तो वो जो सेक्रेटरी साहब फाइनेंस वाले, जो जॉइंट सेक्रेटरी था मेरे ख्याल में, वो आया, उसने कहा कि इसमें से 45 अरब हमने तो सिक्योरिटी को दिया है। अच्छा। 10 अरब हमने तरक्याती कामों में लगाए, और बाकिया जितना भी रकम है हमने वापस भिजवा दी। वापस जब तक हमारा एतमाद बहाल न हो, तो ये फिक्र गज़ल में हम किस तरह पढ़े? अच्छा, ठीक है। मैं हदीस में आता है ला यल्दगुल मरअ मिनल हुज्र मरतैन, एक सुरा से 2 दफा बंदा को नहीं डसा जाता। चले, मगर कहीं ना कहीं से तो मेरा ख्याल है एक चीज है कि कहीं ना कहीं से आप शुरू तो करें ना। नहीं, एक बात आपने एक स्टार्ट तो देना। एक बात आपने ये गुलामी के निज़ाम खत्म होना चाहिए। ये जो गुलामी है इस्लामाबाद की और पिंडी की, ये खत्म होनी चाहिए। इनके जो पैसे, जो इनका हक है, तो मौका है ना बुशरा साहबा, ये मौका है। तो इस मौके पर आप लोग ही डिवाइड नजर आ रहे हैं। आप लोग ही नहीं, कोई डिवाइड नहीं है जी, कोई डिवाइड